नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस की एक ऐसी युवा नेता है जिनसे भविष्य के लिए तो बहुत सी उम्मीदें और संभावनाएं हैं ही। वो डेसू दिल्ली की प्रेसिडेंट भी रहीं, तो वो आक्रामकता भी छात्र जीवन की दिखेगी। एनएसयूआई की राष्ट्रीय पदाधिकारी रहीं और अभी राष्ट्रीय टेलीविज़न मंचों पर तो वो छाई ही रहती हैं और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की मीडिया प्रभारी हैं। तो मुलाकात करिए रागिनी नायक जी से। रागिनी जी, बहुत स्वागत करता हूँ। शरद जी, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए मुझे कि टेलीविज़न पर जब आपको हम देखते हैं कई बार आक्रामक होते हुए, स्वाभाविक है, आप ही नहीं होती, पक्ष विपक्ष के अनेक पैनलिस्ट जो हैं वो इस रूप में सामने आते हैं। लेकिन आप जब नाराज़ होती हैं तो कहीं ये भी समझ में आता है कि कहीं आपका स्वभाव ऐसा भी दिखता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनजस्टिस हो रहा है। देखिए, यूं तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और वाह, उनको शीतल करे बहुत आपा हूँ सुंदर शीतल हुए। जी। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि खास तौर से जब वैचारिक द्वंद की बात होती है तो उसमें मैं समझौता नहीं करती। और ख़ास तौर से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा द्वारा किए गए किसी भी तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण की बात होती है, या कहीं ना कहीं जो एक सांप्रदायिकता की बात होती है, या भाई भाई को आपस में जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद, वेशभूषा, खाना पीना और पहनावे को लेकर लड़ाने की बात होती है, तो वहाँ पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं उग्र होती हूँ तो मैं तो उसको अग्रेशन भी नहीं कहती, मैं उसे पैशन कहती हूँ। क्योंकि गांधी नेहरू के जिस विचार के साथ मैं जुड़ी हूँ कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं, बिना उसकी धर्म, उसका जाति, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा को देखे, उसके साथ देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं डिस्पैशनेटली डिबेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे अंतर्मन से बात निकलती है और इसलिए मैं आक्रामक हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस विचार में विश्वास करती हूँ और मैं अंगद की तरह पैर जमाकर अपनी विचारधारा के साथ अडिग खड़ी हूँ। विचार एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और विचार ये भी कहता है कि आप जिस विचार के साथ खड़े हैं और जो विचार आपका मुखालिफ है, आपका विरोधी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और आज के दौर की राजनीति में वही स्टैक पर है, वही दांव पर लगा हुआ है। देखिए, सोचने, समझने, कहने और सवाल पूछने की आज़ादी, स्वतंत्रता जो है, मैं समझती हूँ कि वो लोकतंत्र का सबसे को मजबूत करने वाला सबसे प्रमुख स्तंभ है। अगर हम सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे, अगर हम सरकार को नीति के आधार पर, योजना के आधार पर, उनके उपलब्धियों के आधार पर सवाल कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया लोकतंत्र का। यानी कि आप 5 साल के लिए सरकार चुने और बस सिर्फ चुनाव के वक्त 5 साल जब पूरे हो जाए तब आप वोट दें ना दें, जो भी बात हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप सवाल पूछें तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप विरोध के स्वर को उग्र करें या आप विसम्मति, डिसेंट दिखाएं, तो आपको चीनी एजेंट या पाकिस्तानी बता दिया जाए और कह दिया जाए आप वहाँ चले जाएं। ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब हम जनतंत्र कहते हैं तो पहले जन आता है, फिर तंत्र आता है। पहले लोग हैं, फिर सारा महकमा है। हम जन गण मन कहते हैं, पहले जन फिर गण, अंत में मन आता है। और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि पहले मन की बात होती है, अपने मन की बात वो लोगों पर थोपी जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज सवाल पूछने की आज़ादी को प्रमुखता के साथ उसे डिफेंड करना और उसके हक में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसा ही मैं करने की कोशिश करती हूँ, सवाल पूछती हूँ। जहाँ तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए तो कांग्रेस पार्टी खड़ी ही है ना। हम क्या कहते हैं, विविधता, बहुलता, अनेकता में एकता, ये तो तभी हो सकता है ना जब डाइवर्सिटी होगी। ये बताइए मुझे कि ये बात कांग्रेस बार बार कहती है कि अभी जो वातावरण है वो वातावरण काफ़ी चैलेंजिंग है, एक ख़ास तौर से विपक्षी राजनीतिक दल के लिए। लेकिन ये बताइए कि इसके पहले जब एक कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर था तब तो कुछ चूक हुई होगी कांग्रेस से, कुछ गलतियां तो हुई होंगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक जो बात कही है, मोहब्बत की दुकान, हम मोहब्बत की दुकान सजाना चाहते हैं, वो मोहब्बत
तो देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे खुसरो याद आते हैं, इसमें खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो एक संवेदना के स्तर पर देश के लोगों के साथ जुड़ना, उनकी नब्ज को टटोलना, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर एक दिन उनके जैसा व्यतीत करना, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो कोई मैकेनिक हो, उनके आंसू पोंछना, उनकी खुशी में खुश होना, ये कौन और नेता कर पाया है। या मैं तो कहूँगी कि हम जैसा देखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बहुत अभी वायरल हुआ वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मैं तो हवाई नेता हूँ, मैं तो हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाता हूँ, हाथ जोड़ता नहीं हूँ किसी के आगे जाके। पर यहाँ एक नेता है राहुल गांधी, जो चले इतने हज़ारों किलोमीटर और हर किसी के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं को जानने और उसका निवारण करने की उन्होंने चेष्टा की। तो अब आप इसे कहें कि कोर्स करेक्शन है या कहीं ना कहीं एक स्वतः प्रेरणा आई है हमारे नेता के मन में, आप इसे किसी भी तरीके से देखें। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सामंजस्य, समन्वय, प्रेम और भाईचारे की ज़रूरत है, और वही राहुल जी कर रहे हैं। तो मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि महीनों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वाह, कि बड़ी दार्शनिक बात भी आपने कह दी, सही बात है। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही समय उनकी पदयात्रा का रहा, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से निकली, या सलमान खुर्शीद जैसे नेता जो ये कहते रहे कि रिलक्टेंट लीडर हैं, एक ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राहुल एक अनिच्छुक राजनेता प्रतीत होते हैं। क्या कुछ देर से शुरू हुई यात्रा, या आप जैसा कह रही थी कि नहीं, वो ठीक रास्ते पर ही चले? देखिए, मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ का प्रोपेगेंडा भाजपा ने जो इस्तेमाल किया राहुल गांधी जी के खिलाफ, और कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उनके ऊपर कई तरीके के लांछन लगाए गए, कई बातें कही गई, कई बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणियां उनके लिए की गई, कई उनको नाम दिए गए। पर राहुल जी ने जिस तरह से वो सब सहज रूप से ग्रहण किया और अपने काम से अपनी छवि को बदला, ये बड़ा ही एक बहुत, मुझे तो लगता है ये भूतो ना भविष्यति, ऐसा हुआ नहीं होगा कि इतना ज़्यादा लांछन, इतने ज़्यादा कटाक्ष, इतनी सारी टिप्पणियां आपके ऊपर हों और आप अपने व्यवहार से देश की जनता को ये दिखाएं कि मैं ऐसा हूँ नहीं, और ये साबित करें कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो मैंने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, हम तो कई चैनल्स को गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो कवर ही नहीं कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, पर सोशल मीडिया ने जिस तरीके से, एक ऑल्टरनेट मीडिया ने जिस तरीके से पूरी यात्रा को उठाया, और मैं तो खुद चली हूँ यात्रा में, लोग सहज रूप से निकल कर घर से आ रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी से। कोई और नेता उनके बारे में क्या कहता है, मुझे नहीं लगता राहुल जी को इससे कोई फर्क पड़ता है। उनका ये कहना है कि मैं गांधी और नेहरू की विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, और एक जो लार्जर कॉन्सेप्ट है आइडिया ऑफ इंडिया का, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यात्राएं चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा होती हैं, तो वो ये क्यों कहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल गोल को हासिल नहीं करना चाहता हूँ? देखिए, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से सत्ता हासिल करना, अगर आप कहें कि क्या यही एक राजनीतिक दल का लक्ष्य होना चाहिए, तो मैं उसमें कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आयाम, बहुत सारे पहलू होते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि जब राहुल जी कहते हैं कि मेरी यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे या किसी एक सच्चे कांग्रेसी को निराश करता है। मुझे ये लगता है कि वो मेरे सोच के परिदृश्य को भी बदलता है, मेरी अपेक्षाएं जो राजनीति से हैं या मेरा उत्तरदायित्व जो राजनीति के प्रति है उसको और विस्तृत करता है, और वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल है। मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाना और ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग मास्टर स्ट्रोक है, जो आजकल गोदी मीडिया जो मोदी जी करते हैं उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराना मास्टर स्ट्रोक है, डीमोनेटाइजेशन के बाद सारा काला धन खुद इकट्ठा कर लेना और फिर उसको खरीद फरोख्त में लगाना मास्टर स्ट्रोक है। तो हम ऐसा मास्टर स्ट्रोक नहीं चलेंगे। हमारी 15 महीने की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद वो सरकार गिराई गई, छल और कपट से गिराई गई,
और अब जो सरकार बनेगी, मैं एक बात मानती हूँ कि पब्लिक है वो सब जानती है, तो जनता को जनार्दन इसीलिए कहा जाता है कि वो सही निर्णय लेती है। अब आप इस बार देखिएगा, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छूटेगी कि कहीं से इधर सत्ता हो। और कभी भी जो थाली के बैगन नेता होते हैं ना, टर्न कोट्स होते हैं जो इधर से उधर लुढ़कते रहते, बेपैंदी के लोटे, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। कई ऐसे नतीजे आए निकाय के चुनाव के उसके बाद भी, और अभी एक दो वीडियो भी आए जिसमें जो नेता छोड़ के गए वो बेचारे अब मन से क्या सोच रहे हैं, कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, वो भी अब भाजपा में होके भी कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए, अपील करते हुए दिखे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जनता ध्यान में रखती है और उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। पर लक्ष्य ये अब वही है ना, जैसे गांधी जी ने कहा था कि अब आप या तो ये मान लें कि मीन्स जस्टिफाई द एंड और द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। गांधी जी के पास नेहरू थे, राहुल गांधी के पास क्या है? अगर मैं बात करूं, क्या वो अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी नेहरू को रखना चाहते हैं, या हम उन्हीं में नेहरू देखते हैं? नहीं, तो गांधी और नेहरू का जो मिश्रण आपको देखने को मिला, मुझे लगता है वो इंदिरा गांधी जी से शुरू हुआ, क्योंकि उनको दोनों की छाया में रहने का समय मिला था। और फिर उसके बाद राजीव जी का कार्यकाल बहुत छोटा रहा, वरना और छोटे से कार्यकाल में भी वो 33% आरक्षण जैसे बड़े फैसले लेकर गए, पंचायती राज और बहुत सारी चीज़ें, नवोदय विद्यालय, ये सब जनता, सब पब्लिक सब जानती है। वो धीरे धीरे आपको दिखेगा, ये बदलाव दिखेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेसियों के लिए, अगर उनकी छवि में सकारात्मक परिवर्तन आता है तो ये कैसे निराश कर सकता है किसी कांग्रेसी को? वो तो हमारे इच्छा शक्ति को और प्रबल करेगा। एक और बड़ा मुद्दा जो इस समय चर्चा में है वो है ओबीसी रिजर्वेशन, आप जिसकी बात उठा रहे हैं जी। कांग्रेस को पसंद करने वाले भी थोड़े हैरत में हैं, और जो समालोचक हैं वो तो कह ही रहे हैं कि क्या इससे जातिगत विषमता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके अलायंस जो इंडिया आपने बनाया है, उस अलायंस के अधिकांश दलों के बीच में ये सीमेंट का काम कर रहा है। देखिए, जो लोग ओबीसी आरक्षण को, रिजर्वेशन को हमारी मजबूरी बता रहे हैं, वही लोग हैं जो कि गांधी को भी मजबूरी का नाम बताते हैं। तो हम तो ऐसे लोगों की बात को तवज्जो नहीं देते, उसको दरकिनार ही करेंगे। जाति सामाजिक सच्चाई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में जातिगत व्यवस्थाएं नहीं है? क्या हम जाति से मुख मोड़ सकते हैं? नहीं हो सकता। बड़ा सवाल राहुल जी आज ये पूछ रहे हैं कि अगर एक जाति के लोग 50% हैं, 60% हैं, 65% है, तो ये पता क्यों ना चले? जातिगत जनगणना क्या करेगी? जातिगत जनगणना रिजर्वेशन नहीं दे रही है। जातिगत जनगणना ये बताएगी कि देश में कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जाति हैं, उनमें कितने लोग हैं, महिलाएं कितनी हैं, ओबीसी कितनी हैं, दलित कितनी। मोदी जी क्यों चाहते हैं कि ये पता ना चले? इसलिए ना पता चले क्योंकि जब संख्या पता चलेगी तो संख्या बल भी का भी तो एहसास होगा, फिर उस हिसाब से अधिकार भी तो मांगे जाएंगे। फिर ये पूछा जाएगा कि सरकारी महकमे के 90 जो अफसर हैं उनमें केवल 5 ही पिछड़े वर्ग के क्यों हैं? और जिस वर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा है वो कब तक पिछड़ा कहलाएगा? पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, ओबीसी, बैकवर्ड। तो हम तो केवल ये बात कह रहे हैं। और आप चाहे सीमेंटिंग फैक्टर कहें, चाहे कुछ भी कहें, सच्चाई यही है आज देश की कि जो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां हैं उनके मुद्दों को राजनीति की मुख्य धारा में तो लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है कि आपका लंबा वक्फा रहा केंद्र में सरकार का, फिर आप बीच में 90 से लेके 2000 और उसके बाद तक एनडीए का छोड़ दें 6 साल का शासनकाल, तो आप अलायंस में बहुत प्रभावशाली घटक दल थे। फिर आपने ये आंकड़े, फिर आपने कराया भी, जो भी कारण रहा हो नहीं उजागर किया, लेकिन पहले भी आपने जाति की, अगर इतना जरूरी था तो पहले क्यों नहीं? नहीं, हमने तो आपने भी उसके ऊपर इशारा किया, हमने 2010-11 में जातिगत जनगणना कराई, इन्होंने आंकड़े छुपा लिए। जब बेरोजगारी के लिए ये सर्वे हुए, उसके आंकड़े मोदी जी ने छुपा लिए। आज महिला आरक्षण मोदी जी ने कहा कि मैं लेके आया हूँ, उसे 16 साल तक टाल दिया। तो ये आंकड़ों को, संख्या को, हर चीज को टालने की क्या जरूरत है? मैं बिहार में आपसे कहती हूँ, कांग्रेस, जदयू, राजद तीनों जैसे ही आए साथ में, हमने वो सारे आंकड़े बाहर किए और कई चौंकाने वाली चीजें भी पता चली।
और इससे इससे बचने का क्या कारण है? मतलब आप क्यों नहीं कहते कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे? और देखिए, विपक्ष से सवाल पूछना कि जब आप सत्ता पक्ष में थे हुआ कि नहीं, जो कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने किया, जनता ने उसके अनुरूप उन्हें हराया, जिताया, जो भी किया। हम 70 साल अगर शासन में रहे तो जनता खुश रही होगी ना। वो तब के मुद्दे थे, तब उठाए गए। आज के जो मुद्दे हैं वो तो आज की 9-10 साल की केंद्र सरकार से और 18 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार से पूछा जाना चाहिए। और मैं सीधा सवाल पूछती हूँ कि आप ये क्यों नहीं कराना चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि उनकी संख्या क्या है? और खासतौर से आरक्षण, अभी देखिए, कांग्रेस ने 19 महिलाओं को चुनाव लड़ाया है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ 15-16 लोगों को, महिलाओं को टिकट दी है। अगर मोदी जी ने आरक्षण नहीं टाला होता तो आज 33% आरक्षण विधानसभा में मध्य प्रदेश के चुनाव में भी होता। दोनों दलों को 33% महिलाओं को लड़ाना पड़ता, और महिला के सामने महिला लड़ेगी तो महिला तो एक जीतेगी ही ना। 33% महिलाएं विधानसभा में बैठती। ये अधिकार अगर किसी ने छीना है तो वो मोदी जी ने छीना है। आज बिना शर्त के महिला आरक्षण किया जा सकता था, उसे परिसीमन के साथ और जनगणना के साथ जोड़कर। मुझे लगता है कि एक तरह का कुठाराघात है। आपकी जो छवि है कांग्रेस की, जिस तरह की रही, प्रो पुअर, समाज के वंचित और कमज़ोर तबके के साथ, माइनॉरिटी के साथ, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेज रही आज़ादी के बाद से। अब हम मंदिरों में देखते हैं कांग्रेस के नेताओं को, ऐसा परसेप्शन आता है। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं ही, सिमरिया में उनका मंदिर है, हालांकि उसका राजनीति से संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रांगली माना जाता है। लेकिन अब जिस तरह से आपके नेता मंदिरों में जाते हैं, कर्नाटक में बजरंगबली जी का मुद्दा उछला, तमाम बातें हुई, और अब एक जातिगत मुद्दे को लेकर भी आप बहुत वोसिफेरस हैं, मुखर हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे जाके कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका कोर जो मतदाता है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखे कि ये हमारी प्रिय पार्टी किन मुद्दों की तरफ जा रही है? शरद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये पूछा। आपने कहा कि हमारी प्रो पुअर इमेज रही है। हाँ, और धर्म, किसी भी धर्म, मैं क्योंकि सनातनी हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म की बात करती हूँ। आप किसी और धर्म के व्यक्ति को बिठाएंगे, अगर उसे धर्म की सच में समझ होगी, वो भी यही कहेगा। अंततः धर्म का जो मूलभूत निचोड़ है वो क्या है? रामचरितमानस क्या कहती है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो भी यही कह रहे हैं, प्रो पुअर रहिए, किसी को भी दुख मत पहुंचाइए, हर किसी को जीवन में सुख समृद्धि मिले। राम राज की क्या परिकल्पना है? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरज श्रुति नीति। तो आप बताइए, ये तो सारे धर्म का निचोड़ हमारे यही है। गांधी जी क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। तो ये तो सब, हम कोई अलग बात तो कह नहीं रहे, पर ये जो नियत और नीति में खोट है ना, ये भाजपा के है। मैं आपको बताती हूँ कैसे है। जब असफलताओं की ढाल बनाना होता है तो इन्हें धर्म याद आते हैं, तो इन्हें प्रभु श्री राम याद आते हैं, तब ये भक्ति की बात करते हैं। और असल में राम मंदिर के चंदा चोरी से लेके राम राजा दरबार के चढ़ावा चोरी तक इनके सारे प्रकरण हो जाते हैं। वेंकटेश लोक, यही सतना का मामला है, टाइल लगती है 8 करोड़ रुपए की, जो सौंदर्यीकरण हो रहा है परिसर का, 2 दिन बाद टाइल उखड़ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी अगर आप देखेंगे तो ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। और भगवान के नाम पर इंसान को लड़ाना, ये कौन से, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या सार है। और इनका उद्देश्य यही है कि हमें किसी तरीके से वोट मिल जाए। तो कांग्रेस में की विचारधारा में कोई मतभेद नहीं है, किसी तरीके का विरोधाभास नहीं है। जो बात आप ये प्रो पुअर होने की या गरीबी मिटाओ की या इस तरीके की कह रहे हैं, वही बात धर्म का भी सार है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, और अभी 2-3 दिन पहले ही आंकड़े आए कि हम 111वें स्थान पर पहुंच गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो भूखमरी में हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये उन लोगों की देन है जो अपने कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें तो बिल्कुल बहते पानी की तरह साफ है। और जहाँ तक आप नेताओं के जाने की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि धर्म हर व्यक्ति की निजी आस्था का मामला होता है।
तो इसीलिए अगर कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है या वो हो। या शिवराज सिंह जी के सामने हम हनुमान जी को उतारें चुनाव लड़ने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। और ख़ास तौर से ये तो सबने सुना ही है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो भाजपा की कुमति का निवारण बजरंग बली ही करेंगे यहाँ पर, ये कहने में मुझे तो कोई गुरेज नहीं है। आप भी नारी सम्मान योजना ला रहे हैं, आप भी सिलेंडर सब्सिडी में दे रहे हैं, आप बिजली बिल हाफ कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है राजनीति का एक नवाचार कह लूँ या कल्चर कह लूँ नहीं, इसको। कांग्रेस देखिए हमारे लिए मैनिफेस्टो, एक बार सोनिया जी ने कहा था कि एक पवित्र दस्तावेज है, इट्स अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट फॉर अस, क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम निभा कर दिखाते हैं। अगर प्रियंका गांधी जी और राहुल जी आकर कहते हैं कि तेंदू पत्ते की एक बोरी में जो 1000 गड्डी 50 पत्ते की होती है, उसका आप 3000 देते हैं, हम 4000 देंगे, तो हम छत्तीसगढ़ में करके दिखा रहे हैं। अगर हम हमारा जो बजट है वो एक वित्तीय आकलन करके हम घोषणा करते हैं। हमने 3000 रुपये की घोषणा नहीं की महिलाओं को देने के लिए, क्योंकि 1500 दिया जा सकता है, 3000 नहीं दिया जा सकता बिना कर्जा चढ़ाए। अगर हमने कहा कि सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, तो हम 400 रुपये का सिलेंडर दे चुके हैं, हमने करके दिखाया है। और उस वक्त जब हम देते थे तो हम 2,13,000 करोड़ की सब्सिडी देते थे। आज वो सब्सिडी घटकर, केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ, घटकर 36,500 करोड़ हो गई है। तो आपने 18% कर दी, और 18% ऊपर से जीएसटी लगा दिया। हम ये सारी चीज़ें हम ठीक करके किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं, वो पहले आकलन करके करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद रागिनी जी इस बातचीत के लिए। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि इस पूरी बातचीत के दौरान आपने जिस धैर्य, और क्योंकि मीडिया के लिए जिस तरह के शब्द कई बार कांग्रेस के होते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है या हमसे क्या अपराध हो गया है। शरद जी, एक बात और कहूँगी, क्योंकि आपने ये बात कही। मेरे पिताजी जनसत्ता में रहे, 27 साल उन्होंने नौकरी की, वहाँ न्यूज़ एडिटर रहे, और मनोहर नायक मेरे पिताजी का नाम है। और वो हमेशा मुझे ये बात कहते थे कि देखो बेटा, पत्रकार की कलम अगर कभी झुकती है तो वो सिर्फ लिखने के लिए झुकती है। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से अपेक्षाएं बहुत हैं, और जो मैंने कहा, सवाल पूछने की। अगर आप मुखपत्र कोई चैनल या अखबार बन जाता है सत्ता का, तो वो बहुत गलत है, वो लोगों के साथ भी अन्याय है। क्योंकि प्रेस जो है, जो मेरी समझ है, आप हो सकता है डिफर करें, वो हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उसका एक जो फ्लेवर होता है ना, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही रहता है। इसीलिए कहा गया कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। तो ये तो पावर है पत्रकारिता का, और हम तो चाहते हैं कि वो बरकरार रहे। और इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने देखा दिल्ली में पत्रकारों के यहाँ पर रेड पड़ी, उनके फ़ोन लैपटॉप सब छीन लिए गए, और बहुत सारे उर्मिलेश जी से लेके सुहेल हाशमी जी जैसे लोग हैं, जो कि मतलब आप देखें तो आज उनके पास गाड़ी तक नहीं होगी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करके चलते हैं। पर ये जो एक खौफ और डर का माहौल बनाना कि हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पत्रकारिता के साथ भी अन्याय है। तो हम तो आप ही के साथ खड़े हैं इसमें। चलिए, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए, जिसमें आप भी एक अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।